ऐसे भी लिख सकता हूँ। सभी बच्चों को पता है कि इसका नाम होता है एन ब्यूटेन, और इसका नाम क्या होता है? आइसोब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन कह सकते हैं इसको। और ये आपका इसका कॉमन नेम आइसोब्यूटेन भी है। जब भी इस तरीके से ब्रांच चेन में इस तरह वाई शेप आ जाए तो उसे हम लोग आइसो कह देते हैं, एक ब्रांचिंग इस तरह हो जाए तो। अब क्या इन दोनों स्ट्रक्चर के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? द आंसर इज यस, द मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम। बट इन दोनों स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज अलग हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग हैं। इसके रिएक्शन करने का तरीका और इसके रिएक्शन करने का जो रेट है, रेट मतलब स्पीड, वो अलग अलग है। तो फिर कैसे स्टडी किया जाए इसको? इसलिए आइसोमेरिज्म कंसेप्ट एराइज हो गया कि अगर एक मॉलिक्यूल के बहुत सारे स्ट्रक्चर बन जाएं तो वो स्ट्रक्चर आपस में आइसोमर यानी सेम पार्ट है, एक ही मॉलिक्यूल के सेम पार्ट है, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसे कह सकते हैं सेम सेम मॉलिक्यूल के डिफरेंट पार्ट्स है ना। और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर मैं आपसे पूछ लूँ किसी से कि इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, कोई बता पाएगा? एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है? नहीं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं इसलिए आप बता नहीं सकते हैं। एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा होता है। ये आंसर कैसे आया ये आगे मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ध्यान रखना कि अगर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के डिफरेंट स्ट्रक्चर हों तो जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आगे, ये सब पढ़ना अच्छे से। अभी जो मैंने बोला है वो बात को रिपीट कर सकता है क्या? कि अगर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला के डिफरेंट स्ट्रक्चर हों तो जिसमें ब्रांचिंग सबसे कम होती है या जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। अभी क्यों ज़्यादा है? तो इसमें वंडरवाल फोर्स ज़्यादा है जो कि आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी। सभी बच्चों को अभी मैं प्रायर नॉलेज चेक कर रहा हूँ, तो सभी बच्चे बताओ मुझे आइसोमेरिज्म के क्या पार्ट थे? आइसोमेरिज्म के 2 पार्ट थे, एक स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा क्या पार्ट होता है पता है किसी को? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा पार्ट क्या होता है बच्चों? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट क्या है, क्या बताया मैंने? कि जब दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाए तो उन स्ट्रक्चर्स को आपस में आइसोमर्स कहते हैं, और उन स्ट्रक्चर्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती है, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के क्या पार्ट थे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के क्या पार्ट थे बच्चों, पता है? चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर और मेटामर्स टोटोमर्स। ये हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट होते हैं। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के पार्ट होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर्स और कन्फर्मेशनल आइसोमर।
ये इसके पार्ट होते हैं। आई होप कि आपने केवल 3 सुना होगा, चेन आइसोमर, पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। क्या इनके नेम भी पहले आपने सुने हैं क्या बच्चों, मेटामर्स और टॉटोमर्स? यस ओके चलो। अच्छा, आइसोमेरिज्म को समझना बहुत सिंपल है, और बहुत पहले तो इस तरह पूछा जाता था कि डिफाइन स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, डिफाइन चेन आइसोमेरिज्म, बट अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब तो क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर बना के दे देते हैं और पूछते हैं कि बताइए कौन सी आइसोमेरिज्म है। अब अगर मैं इनकी एक एक डेफिनेशन करके आपको बताऊंगा ना तो काफ़ी बोरिंग हो जाएगा। इसको एक अलग तरीके से पढ़ते हैं, फिर इनकी डेफिनेशन आप खुद ही सबकी बना लोगे, कभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे जो आइसोमेरिज्म है वही चीज़ डिफरेंट होती है। चेन आइसोमेरिज्म में कार्बन चेन अलग होगी, पोजीशन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग होगी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में अलग फंक्शनल ग्रुप होंगे, और मेटामर्स और टॉटोमर्स बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और कन्फर्मेशन ये काफ़ी हटके हैं, ये 3D आइसोमेरिज्म है, तो इसको हम लास्ट में बहुत अच्छे से करेंगे। पहले मुझे इन तीनों में थोड़ा जल्दी से कोई रिपीट कर सकता है? चेन आइसोमेरिज्म में क्या डिफरेंस होगा? कार्बन चेन। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या डिफरेंस होगा? फंक्शनल ग्रुप की हाँ, पोजीशन। सेम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, सेम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन। और फंक्शनल ग्रुप में आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या डिफरेंस होगा? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। तो देखो, ये इस तरीके की नॉलेज अगर आप पहले से रखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा फिर थोड़ी देर में ही कि हाँ, हमारी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है आइसोमेरिज्म में। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्या मतलब हुआ कि स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे। अब देखो, डेफिनेशन बनाने के लिए बस एक लाइन बोलते हैं हमेशा, टू और मोर देन टू आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट structures are called structural isomers. Two or more than two isomers having same molecular formula but different carbon chain, chain isomers. Two or more than two isomers having same molecular formula but different position of the functional group are called position isomers. तो इतनी नॉलेज तो आपके पास अभी भी है, और इसको हम वन बाय वन करके सीखेंगे भी, बट अभी मैंने आपको सिर्फ नाम बताया है, और फिर आपको ढेर सारे एग्जाम्पल बताता हूँ कैसे आइसोमेरिज्म निकालते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे। सभी बच्चों के ये नाम सभी बच्चों ने देख लिया एक बार अच्छे से? सिर्फ नेम अभी देख लिया आप लोग, समझ में आया था नेम सारे? यस या नो बोलो। यस सर। यस सर। ओके ठीक है। अब इन नेम को ध्यान रखना जरा। आइसोमेरिज्म के डेफिनेशन बताने से पहले मैं इसमें और बहुत सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ कि कैसे आइसोमेरिज्म निकाली जाए। अगर एक मॉलिक्यूलर फार्मूला को आप ड्रॉ कर लेते हैं तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ी बात होती है। देखो, बहुत अच्छे समझो चीज़ों को। अब याद करो, मैंने स्टार्ट इसी पॉइंट से किया था कि CnH2n+2 हमारा एल्केन है, और अगर मैं इससे एक H को रिप्लेस कर दूं तो CnH2n+1, इसका नाम क्या होता है? एल्काइल। ठीक है, हाँ एल्काइल होता है। और फिर हमने इस एल्काइल में, याद करो, डिफरेंट एल्काइल जो हमने ड्रॉ किए थे, तो मैंने कहा था कि अगर n की वैल्यू 1 पुट करते हो तो ये CH3 बनता है जिसका नाम मिथाइल है, और इसको कोड में हम लोग Me करके लिखते हैं। और अगर n की वैल्यू 2 पुट करते हो तो C2H5 है, यानी कि इथाइल, और इसको हम लोग कोड में ET लिखते हैं। इसी तरीके से अगर n की वैल्यू 3 पुट करूँ तो C3H7 आता था जिसका नाम प्रोपाइल है, और इसको मैं कोड में क्या लिखता हूँ? PR, इस तरह लिखता हूँ। लेकिन याद करो बच्चों, प्रोपाइल कितने पॉसिबल हैं? कितने प्रोपाइल पॉसिबल हैं? दो प्रोपाइल पॉसिबल हैं। प्रोपाइल दो होते हैं, और ये मैंने बता दिया था। C3H7 को दो तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है, CH3CH2 डैश एंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डैश। इसका नाम N प्रोपाइल, और इसका नाम क्या था? आइसोप्रोपाइल। और 3 कार्बन के केस में आइसो और सेकेंडरी सेम होते हैं, तो यू कैन से सेकेंडरी प्रोपाइल ऑल्सो। इसके बाद जब मैंने n = 4 बताया था तो C4H9
C4H9, इसको ब्यूटाइल बोलते हैं। और कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कि ब्यूटाइल के कितने नेम थे टोटल? 8 8 नहीं थे, 4 ब्यूटाइल पॉसिबल हैं। कोई उनके नाम बता सकता है? N-butyl, isobutyl, secondary butyl, tertiary butyl. वेरी गुड। और मैं इनको ड्रॉ भी कर चुका हूँ, इसलिए मैं अब ड्रॉ नहीं करने जा रहा हूँ। इनके 4 नाम थे: NBU नॉर्मल ब्यूटाइल, IBU आइसोब्यूटाइल, SBU सेकेंडरी ब्यूटाइल, TBU टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है। और अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पर 5 ले लूँ बच्चों, तो हमारा एल्काइल क्या बनता था? C5H11 डैश। और इसके कितने एल्काइल पॉसिबल होते हैं ये भी मैंने बताया था। कितने पॉसिबल हैं? 8। चलो मैं इनको ड्रॉ कर दूंगा बच्चों, कोई बात नहीं, मैं इसको ड्रॉ करूंगा, लेकिन अभी मैं केवल लिख रहा हूँ 8 एल्काइल पॉसिबल हैं, जिसमें बड़ा एक फेमस एल्काइल था जिसका नाम था नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल हमारा ये होता है, ये ग्रुप, जब क्वाटरनरी कार्बन से कार्बन जुड़ा हो, दिस इज कॉल्ड नियोपेंटाइल। इतनी नॉलेज हमारे पास है कि नहीं? यस या नो? टेल मी फास्ट। Yes, sir. ओके। अब देखना, इसी नॉलेज को हम आइसोमेरिज्म में लगाएंगे और आपको खुद ही अभी एहसास हो जाए कि कितनी सारी आइसोमेरिज्म आपको आ गई। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये मैंने आपकी नॉलेज को वापस से अपडेट किया है। और बिल्कुल मन में रखना इस बात को सभी बच्चे, कोई फार्मूला नहीं बता रहा हूँ मैं। CH3 का एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, C2H5 का एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, C3H7 के 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, C4H9 के 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, C5H11 के 8 एल्काइल पॉसिबल हैं, और इसके आगे कभी ट्राई करोगे C6H13 के, तो टोटल 17 एल्काइल पॉसिबल हैं। इसके बाद 50 बन जाएंगे एंड सो ऑन। तो ऑर्गेनिक तो बहुत ही वास्ट होती है। पहले मुझे बताओ, ये जो मैंने लिखा है इसको मैंने कंक्लूड किया है, जो मैंने अभी तक पढ़ाया आपको। बताओ, ये जो लाइन मैंने लिखी, ये सभी बच्चों के माइंड में होनी चाहिए। क्या सभी बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है कि हमने क्या बताया है ये आपको? Yes, sir. क्या बताया है कि किसी एल्काइल के कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं, ये तो बताया ना अभी तक। Yes, sir. बस 1-2 बच्चे बोल रहे हैं और किसी का रिस्पांस नहीं आ रहा है। भारती, भूमिका, चिराग, दिव्यम, क्लियर है इतना भी? Yes, sir. Yes, sir. भारती आपको? Yes, sir. ओके। चलो अब ध्यान देना बच्चों, अगर मैं एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखता हूँ C3H8O, बहुत ध्यान समझना, यहाँ से काफ़ी आपको समझ में आने लग जाएगा। C3H8O एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा आपने, ठीक है। पहले मुझे कोई स्टूडेंट ये बताए कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की DU क्या है? Zero. और किसी का आंसर? 0. अमन, क्या आंसर है इसका? अमन, आदित्य? ओके, इसका आंसर 0 है। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की DU 0 है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इसकी 0 है। और DU को फॉर्मूला बताया था C+1 माइनस M-T डिवाइड बाई 2। और फॉर्मूला ना भी लगाएं तो देखो ये एल्केन को बिलोंग कर रहा है ना, C3H8, तो इसकी DU 0 ही आएगी। वैसे भी कार्बन 3+1 माइनस मोनोवाइलेंट एटम 8 है और ट्राईवाइलेंट एटम 0 है, डिवाइड बाई 2, तो 0 आ गया ये। ठीक है, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की DU 0 है। अगर DU 0 होती है तो क्या इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई डबल बॉन्ड हो सकता है? यस या नो? No, sir. No, sir. कोई ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है? No, sir. क्या इसमें एल्डिहाइड हो सकता है कभी इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में? No, sir. No. क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड है। क्या इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कभी कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है? No, sir. No, नहीं sir. सर। ओके,
क्या इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कभी रिंग बन सकती है? नो सर। रिंग होने के लिए भी एटलीस्ट एक डी चाहिए। इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास मिल गई। अब ध्यान देना, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है और उसकी डी जीरो है, तो सिर्फ दो चीज़ें बन सकती हैं, एल्कोहल और ईथर। एल्कोहल और ईथर, एल्कोहल और ईथर, क्योंकि ईथर बनाने के लिए भी हमको डबल बॉन्ड नहीं चाहिए। कितना इंटरेस्टिंग देखो पॉइंट है सारे ये, मैंने क्या बोला है। और ये सब याद करने की जरूरत नहीं बच्चों। किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, फिर से रिपीट करता हूँ मैं, किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उसकी डी यू जीरो है, तो दो ही चीज़ें पॉसिबल हैं, एल्कोहल और ईथर। भाई ये एल्केन तो हो ही नहीं सकता, एल्केन का डेरिवेटिव होगा ना। एल्केन तो तब होता जब इसमें ऑक्सीजन ना होता, तो एल्केन का डेरिवेटिव है ये। एल्कीन और एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन, ऐसे कोई भी चीज़ नहीं पॉसिबल है क्योंकि इसकी डी जीरो है, तो इसमें बनेंगे एल्कोहल एंड ईथर। द क्वेश्चन इज कि हाउ मेनी एल्कोहल्स इन ईथर आर पॉसिबल। अभी देखना आपको आइसोमेरिज्म की सारी बातें समझ में आएंगी और फिर डेफिनेशन आप खुद ही बनाने लग जाओगे। तो इसमें पूछा है नंबर ऑफ एल्कोहल्स एंड ईथर, नंबर ऑफ एल्कोहल्स एंड ईथर इसमें कितने पॉसिबल हैं। बच्चों एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH. OH। इस मॉलिक्यूल से OH को बाहर करो, कर दिया बाहर। अब बताओ इस मॉलिक्यूल में क्या बचा अंदर? C3H7. C3H7। और C3H7 के बारे में हमारे पास क्या नॉलेज है? कितने एल्काइल बनते हैं C3H7 के? 2। तो बताओ इस मॉलिक्यूल में कितने अल्कोहल पॉसिबल हैं? 2। देखा, यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑर्गेनिक का वही है जो मैं आज बता रहा हूँ आपको। 11th में, 12th में, किसी भी जगह पे कोई स्टूडेंट किसी मॉलिक्यूल को बहुत ही कॉन्फिडेंटली ड्रॉ कर लेता है ना, तो समझो कि उसको ऑर्गेनिक आती है। अब देखो इन दो स्ट्रक्चर जिसमें पॉसिबल हैं, दो एल्कोहल, उनको मैं ड्रॉ भी कर सकता हूँ। हमें पता है कि 3 कार्बन को मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ और 3 कार्बन को मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, अभी देखना, बताओ ये दो तरीके ड्रॉ कर दिए, ये एन प्रोपाइल था, ये आइसो प्रोपाइल था। अब इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एन प्रोपाइल एल्कोहल। क्या नाम होगा इसका कॉमन नेम? N-propyl alcohol. और इसका कॉमन नेम क्या होगा? Isopropyl alcohol. आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अंडरस्टूड, नाम आ गया। अब बताओ इनके आईपीसी नेम क्या होंगे? इसका आईपीसी नेम प्रोपेन 1 ऑल होगा यस सर। और इसका आईपीसी नेम प्रोपेन 2 ऑल होगा। Yes, sir. यस देखो 1 2 3, 1 2 3, क्या क्या डिफरेंट लग रहा है दोनों के? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल से ड्रॉ करें। क्या डिफरेंट लग रहा है आपको इसमें? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो ये कौन से आइसोमर्स होंगे? पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर्स। Function group isomer. हाँ, पोजीशन आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं है बिकॉज फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही है। आइसोमरिज्म वो होती है जो चीज़ डिफरेंट हो। अब डेफिनेशन आप खुद ही बना लो। अभी मैं आइसोमरिज्म की डेफिनेशन पे जा नहीं रहा हूँ, मैं तो स्ट्रक्चर बना के आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे आइसोमरिज्म अराइज होती है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो डेफिनेशन अगर बनाना है तो क्या बोलेंगे? 2 or more than 2 isomers having same molecular formula. 2 or more than 2 isomers having same molecular formula but different position of the functional group in a same carbon chain. क्या कार्बन चेन दोनों में सेम नहीं बच्चों? Yes. तो यस हाँ, तो दे आर पोजीशन आइसोमर्स। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आइसोमरिज्म इस तरह स्ट्रक्चर से बताना आना चाहिए, पोजीशनल आइसोमर्स। ठीक है, ये 2 अल्कोहल बन गए। तीसरा अल्कोहल कभी नहीं बन सकता, कोई भी ट्राई करके देख लो, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास ये कंसेप्ट है। अब इसमें आते हैं ईथर। कोई बच्चा बता सकता है मुझे ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ROR। ईथर बनाने का तरीका क्या है? किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में पहले लिखो ऑक्सीजन और एक तरफ मिनिमम एल्काइल और दूसरी तरफ जितने कार्बन बचे हैं उसका एल्काइल लिख लो। मिनिमम कार्बन का एल्काइल क्या होता है जरा बताना मुझे? मिथाइल। अब बताओ, हमने मिथाइल ऑक्सीजन हटा दिया, मिथाइल हटा दिया, इस मॉलिक्यूल में कितने कार्बन का एल्काइल बचा? अब C2H5। ठीक है, अब देखो इसको फिर रीअरेंज करो मतलब जिधर मिनिमम एल्काइल था उधर एक कार्बन बढ़ा दो, तो इधर एल्काइल C2H5 हो गया, तो फिर इधर क्या बचेगा? CH3। तो ये दोनों सेम नहीं है बच्चों? सेम है ना?
Yes. हाँ, तो ईथर केवल एक ही पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि CH3 हो चाहे C2H5 हो, दोनों का एक ही स्ट्रक्चर होता है। देखो ये टेबल बनी है और ये कोई मॉलिक्यूलर कोई फार्मूला नहीं बता रहा आपको, इसी से आपको आगे सिखा रहा हूँ सारा। तो केवल एक ईथर पॉसिबल है इस स्ट्रक्चर में। अब ध्यान देना इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में। देखो ये छोटी सी बात है, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसी से आपके आगे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमको टोटल 3 स्ट्रक्चर मिले। टोटल 3 स्ट्रक्चर मिले। एक था CH3 CH2 CH2OH और एक था CH3 CHOH CH3 और एक है ईथर। इसके अलावा बेटा इसमें कोई भी स्ट्रक्चर आप कभी नहीं बना सकते। आप चाहो तो अभी भी ट्राई कर सकते हो, कोई नहीं बनेगा इसके अलावा। इनके नाम दे दिया ABC। पहले बच्चों बताओ इतना क्लियर है आप लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो जल्दी बताना मुझे, A एंड B कौन से आइसोमर थे? Position isomer. पोजिशनल। क्यों? क्योंकि OH की पोजीशन अलग थी। बच्चों A एंड C कौन से आइसोमर हैं? और A एंड Functional group. Functional Group. हाँ, और B एंड C कौन है? फंक्शनल ग्रुप। देखो कैसे पता चला? जब आपको ये पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो पक्का वो आइसोमर्स होंगे। इतनी सीधी सी बात सबको पता है कि अगर एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला के स्ट्रक्चर ड्रॉ किए गए हैं तो वो पक्का आइसोमर्स तो होंगे ही। अब ये तो थे पोजीशन। A और C में क्या फ़र्क है? यहाँ फंक्शनल ग्रुप OH और यहाँ पे ईथर, तो A एंड C आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। B एंड C क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्या सभी बच्चों क्लियर है बात? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इस तरीके से आपको आइसोमेरिज्म पहले समझना, बाद में डिफिनेशन निकालेंगे अपना जब जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करना हो तो क्या दिक्कत है? 2 और मोर देन 2 आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप H10O। चलो जरा मुझे बताना इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला की DU क्या है ये बताइए मुझे। 0. 0. वेरी गुड। इसकी भी DU 0 है। ये C10 ये ऑक्सीजन है, इसकी DU 0 है। तो जल्दी बताओ मुझे इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या पॉसिबल हो सकता है केवल? Alcohol, ether. Alcohol. वेरी गुड, एल्कोहल ईथर। चलो एल्कोहल बनाते हैं। अच्छा किसी का आंसर आ गया? कितने एल्कोहल पॉसिबल हैं? 4. 4। वेरी गुड। लेकिन जल्दी नहीं करना, समझना पहले। देखो जब भी बनाना हो एल्कोहल तो पहले एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप बाहर निकाल दो इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से। बताओ अंदर क्या बचा? C4H9. C4H9। वेरी गुड। और C4H9 के कितने स्ट्रक्चर बनते थे? 4. 4। चारों एल्कोहल का नाम क्या होगा सुनो? एन ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या क्लियर है? Tertiary butyl alcohol. सभी बच्चों क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक बार इनको ड्रॉ भी करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और निकल के आएगा जिससे आपकी नॉलेज और भी इम्प्रूव होगी। ये आइसोब्यूटाइल है ना? आइसोब्यूटाइल समझना बहुत आसान है। वाई शेप में से बन जाता है और जहाँ पर OH है वो प्राइमरी है। ये कौन सा अल्कोहल है बच्चों? सेकेंडरी। अगर सेकेंडरी कार्बन पे OH है तो सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा, कोई डाउट नहीं किसी को। तो ये आपका है S ब्यूटाइल अल्कोहल, ये है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल और ये आपका N ब्यूटाइल अल्कोहल N butyl. और ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब इंटरेस्ट, अच्छा बताओ इन चारों अल्कोहल में एक ऐसा अल्कोहल है जिसमें कार्बन के चारों ग्रुप अलग हैं, वो अल्कोहल आइडेंटिफाई करो। अमन, एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। वो कौन सा अल्कोहल है जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसी अलग हैं, चारों ग्रुप अलग हैं? कौन सा? H-butyl. वेरी गुड। देखो बच्चों ध्यान से, इसमें एक ग्रुप H है, एक ग्रुप OH है, एक ग्रुप CH3 है और एक ग्रुप C2H5 है। क्या मैं कह सकता हूँ कि सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल में कार्बन से अटैच्ड चारों ग्रुप अलग हैं? यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. और जब कार्बन से जुड़े चारों ग्रुप अलग होते हैं ऐसे सेंटर को क्या बोलते हैं? Chiral center. कायल सेंटर। हाँ,
सो ध्यान से, ये मैंने डेफिनेशन अभी केवल बताई है, आगे इसका बहुत एप्लीकेशन, एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल से होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अभी तो सब इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है आपको। तो इफ फोर ग्रुप अटैच टू द कार्बन्स आर डिफरेंट देन दैट कार्बन इज कॉल्ड कायल कार्बन एंड वी से कायल सेंटर इज प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। तो हेयर वी हैव ए कायल सेंटर, जिस कार्बन सेंटर के चारों ग्रुप अलग होंगे उस वहाँ पे बोलेंगे कायल सेंटर प्रेजेंट है। मुकुल बेटा इस बात को रिपीट कर सकते हो क्या? सर जिस कार्बन चेन में चारों साइड अलग होंगी तो वो कायरल। ओके, सो मैंने क्या बताया बच्चों कि इफ फोर ग्रुप अटैच टू द कार्बन्स attached to the carbon are different then we say chiral center present in the molecule या we say that carbon is chiral। ठीक है, क्या मैंने बताया? if four group attached to the carbon are different then that carbon is called chiral carbon and chiral center is present। तो ये कार्बन इसमें कायल भी मिलता है। तो यहाँ पर हमारे पास नॉलेज क्या आई है कि अगर जब भी चार स्ट्रक्चर बने, जब भी किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला के फोर स्ट्रक्चर पॉसिबल हो तो ये समझ लेना कि उसमें एक कायल सेंटर जरूर आएगा, या ऐसे कह सकता हूँ मैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें कि कायल सेंटर प्रेजेंट हो। कायल सेंटर प्रेजेंट मतलब कार्बन से
चारों ग्रुप अलग हैं। ठीक है, ये होगा। तो 4 अल्कोहल बन गए। नाउ द क्वेश्चन इज कि इस मॉलिक्यूल में ईथर कितने बनेंगे, हाउ मेनी ईथर आर पॉसिबल। इसका जवाब कोई दे सकता है क्या, ईथर कितने बनेंगे। ईथर बनाने का तरीका क्या बताया मैंने बच्चों, कि पहले आप क्या करो, ईथर क्या होता है, ROR, ठीक है, ये ईथर है, ठीक है, और एक तरफ मिनिमम कार्बन का एल्काइल लगाओ। मिनिमम कार्बन का एल्काइल क्या होगा, CH3 CH3। अभी कितने कार्बन बच गए मॉलिक्यूल में, C3H7 C3H7, ठीक है, C3H7 बच गए। अब जब भी ऐसा हो तो मैक्सिमम कार्बन के एल्काइल को देखो और इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो बताओ C3H7 के कितने एल्काइल पॉसिबल हैं, 2। यही तो मैंने बताया आपको, इसके 2 एल्काइल पॉसिबल हैं। तो इस स्ट्रक्चर में इस 2 ईथर पॉसिबल हैं। बड़े वाले को देख लो आप, और फिर इसके बाद क्या करो, उसको रीअरेंज करो। रीअरेंज करना मतलब जो छोटा एल्काइल था उसमें एक एक कार्बन को इंक्रीज करो। तो यहाँ पर एक कार्बन को इंक्रीज किया तो ये C2H5 हो गया एल्काइल, और यहाँ पर क्या हुआ, C2H5। मतलब जिधर मिनिमम कार्बन का एल्काइल लगाया था उधर उससे बड़ा वाला एल्काइल करो, एक कार्बन इधर मैंने शिफ्ट किया तो ये बन गया। अब C2H5 के कितने बनते थे स्ट्रक्चर, 1। C2H5 को 1 स्ट्रक्चर है। अगर मैं फिर से रीअरेंज करूं तो इधर हो गया C3H7 और ये OCH3 हो गया। क्या ये रिपीट हो गया पहले वाला, देखो। यस हाँ, तो टोटल ईथर कितने मिले आपको, 3। अब मैं इनमें जो 2 पॉसिबल को ड्रॉ भी कर दूंगा, लेकिन टोटल ईथर कितने मिले, 3, और टोटल एल्कोहल कितने मिले, 4। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि यही आना चाहिए आपको। तो देखो ध्यान से, अब अगर मुझे इसे ड्रॉ करना है तो C3H7 को लेकर के ड्रॉ कर दो आप। देखो CH3O लिखा हमने ऐसे, और एक बार तीनों कार्बन को ऐसे स्ट्रेट कर दिया, और CH3O लिखा मैंने, और एक बार कार्बन को ऐसे ब्रांच कर दिया। टोटल ये 3 ईथर हो गए इस मॉलिक्यूल के। तो सभी बच्चे मुझे बताओ पहले, इस मॉलिक्यूल में टोटल 3 ईथर पॉसिबल हैं, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। Yes sir yes ओके, इनके नेम भी कर सकते हो। चलो जरा मुझे बताना, चलो मैं पहले क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ABCD EFG। चलो बताइए मुझे जरा, ई कंपाउंड जो है इसका आईपीसी नेम क्या है, आपको पता है। OR को क्या बोलते हैं आईपीसी में, एल्कॉक्सी, ठीक है, और ये प्रीफिक्स की तरह यूज होता है हमेशा। OR क्या है बच्चों, एल्कॉक्सी। अगर OCH3 होगा तो क्या नाम होगा इसका, मिथॉक्सी। अगर OC2H5 होगा तो नाम क्या होगा, मिथॉक्सी। इस तरीके से, ठीक है। तो देखो सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, क्या नाम होगा इसका पहले वाले का, Ethoxypropane मिथॉक्सी प्रोपेन। वेरी नाइस। तो ई का जो नाम होगा दैट इज मिथॉक्सी प्रोपेन। नाउ टेल मी, एफ का नेम क्या होगा, methoxyisopropane आइसोप्रोपेन को अवॉइड करना होता है आईपीसी में। फिर से बताना कोई दूसरा, 2-methoxypropane 2-methoxypropane इज द राइट आंसर। देखो सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, लॉन्गेशन हो गई, 2 पे मिथॉक्सी आ गया, तो इसका आईपीसी नेम क्या हो गया, 2-methoxypropane। चलो बच्चों बताना, ई और एफ एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को बिलोंग करते हैं, ई और एफ। बताओ ई और एफ में क्या आइसोमेरिज्म है, पोजीशन पोजीशन। वेरी गुड। देखो ना, 1-methoxypropane 2-methoxypropane, रूट वर्ड प्रोप है, तो कार्बन चेन में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल मिथॉक्सी की पोजीशन में डिफरेंस है, तो दे आर पोजीशन आइसोमर्स। तो इसलिए डेफिनेशन में क्या रखा है, अगर हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला में इस तरह आइसोमेरिज्म निकालना आता है तब हम मानेंगे कि हमको आइसोमेरिज्म आता है। लेकिन
जी का ई और एफ से क्या रिलेशन है ये अभी आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कुछ चेंज हो रहा था। अभी मैं जी की बात करूँगा, पहले इधर आ जाओ, बताओ जल्दी से। एक आईयूपीसी नेम ब्यूटेन वन ऑल है, एक आईयूपीसी नेम, एक आईयूपीसी नेम ब्यूटेन वन ऑल, और बी का आईयूपीसी नेम क्या है? 2 ethyl propanol. 2 इथाइल Methyl. मिथाइल, Methyl. 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। चलो बच्चों बताओ जरा मुझे, ए और बी में कौन सी आइसोमेरिज्म मिली? Chain isomer. चेन आइसोमर। देखो ना यहाँ पे पोजीशन की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, प्रोपेनॉल यहाँ पे वन भी है और यहाँ पे प्रोपेन वन ऑल पे है, इसको भी प्रोपेन वन ऑल कह सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ऑल की पोजीशन तो सेम है, यहाँ पे 4 कार्बन के चेन है और यहाँ पर 3 कार्बन के चेन है, रूट वर्ड प्रोप है, यहाँ पे रूट वर्ड ब्यूट है, इसलिए दे विल बी चेन आइसोमर्स। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, चेन आइसोमर्स, ठीक है। नाउ टेल मी, इस कंपाउंड का आईपीसी नेम क्या होगा सी वाले का? सो 1 2 3 4 क्या होगा? ब्यूटेन टू ऑल। Yes, sir. और लास्ट में डी जो है उसका क्या नाम होगा? 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। हाँ 1 2 3, ये मेन चेन होगी 3 कार्बन की, तो 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। अब बताओ जरा मुझे, ए और सी में कौन सी आइसोमेरिज्म है? ए और सी में पोजीशन। Position isomer. पोजीशन, और ए और डी में? पोजीशन। ए और डी में कैसे बताओगे? Chain or चेन आइसोमेरिज्म। अब ये भी देखो, पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए रूट वर्ड का सेम होना बहुत जरूरी है, रूट वर्ड का मतलब ब्यूट ब्यूट होना चाहिए। अब मैं पूछूं आपको, सी से डी का रिलेशन क्या है? सी से डी का रिलेशन? chain is चेन आइसोमर्स, वेरी गुड। चलो अब मैं बताना चाहूंगा आपको कि जी का ई और एफ से क्या रिलेशन है। इसको कुछ लोग चेन भी बोल देते हैं, लेकिन चेन आइसोमेरिज्म इसमें नहीं बोलते हैं। देखो जी में क्या है? जी में ऑक्सीजन के इस तरफ 2 कार्बन का एल्काइल है, और एफ में, एफ और ई में क्या है? एक तरफ 1 कार्बन का एल्काइल है और एक तरफ 3 कार्बन का एल्काइल है। क्यों बच्चों, यही तो है। yes, Yes, sir. देखो सुना ध्यान से, आइसोमर्स तो ये होंगे पक्का। क्यों आइसोमर्स होंगे? क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला same है. सेम है। तो 2 or more than 2 isomers having same molecular formula but different arrangement of, Physical and chemical property. हाँ, क्योंकि अभी हम ज़्यादा डेफिनेशन में फोकस नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेशन अभी हम देखो, पता है आपको, इन चीज़ों को मैं वापस से डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत ही वाइड में ये नॉलेज हो जाए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला से कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और कैसे आइसोमेरिज्म निकालते हैं। अभी तो मैंने केवल 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, अभी तो मुझे बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल लेने हैं, तब आपको खुद ही पता चल जाएगा। 2 or more than 2 isomers having same molecular formula but different arrangement of alkyl group through a divalent और trivalent एटम और फंक्शनल ग्रुप। बताओ ऑक्सीजन क्या है, डाइवेलेंट या ट्राइवेलेंट? डाइवेलेंट। डाइवेलेंट। अगर कभी डाइवेलेंट या ट्राइवेलेंट एटम के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप का अरेंजमेंट अलग अलग हो तो उसे बोलते हैं मेटामर्स। और आई थिंक याद करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि आगे बहुत इसके एग्जाम्पल आएंगे, तो कुछ भी जरा सा भी आपको याद नहीं करना, मैं सच कह रहा हूँ आपको। मेटामर्स क्या है? जब डाइवेलेंट या ट्राइवेलेंट एटम के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप का अरेंजमेंट अलग अलग हो तो उसे बोलते हैं मेटामर्स। और एक लाइन तो का स्टैम्प बनवा लो, क्या स्टैम्प है? 2 or more than 2 आइसोमर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये लाइन तो सभी बोलना होता है ना बच्चों, यस या नो? हाँ, तो 2 or more than 2 isomers having same molecular formula but different chain than chain isomers, है ना? 2 or more than 2 isomers having same molecular formula but
Different arrangement of alkyl group through a divalent or trivalent atoms are called metamers. वेरी इंपॉर्टेंट. चलो मेटामर्स पे एक एग्जांपल अभी के वक्त और दे देता हूँ मैं, जिससे थोड़ा कंफ्यूजन कम हो. जिस और देखो यहाँ पे दो दो कार्बन के अल्काइल हैं, इसकी तरफ एक कार्बन और 3 कार्बन के अल्काइल है. जैसे अच्छा ये तभी हो सकता है जब डाइवेलेंट ट्राइवेलेंट एटम हो. सिंगल अगर मोनोवेलेंट एटम है तो उसके तो एक ही साइड जुड़ेगा कार्बन, केवल दूसरी साइड जुड़ ही नहीं सकता. तो चलो ये सेकेंडरी अमाइन है कि नहीं है बच्चों, बताओ. सेकेंडरी अमाइन है ये. यस सर. हाँ. Yes, sir. इधर मैंने जोड़ दिया C2H5 और C2H5 और दूसरा अमाइन बनाया, यहाँ पर CH3 है और ये C3H7 है. देखो दोनों सेकेंडरी अमाइन है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम आएगा इनका. क्या फर्क है? एल्काइल ग्रुप का अरेंजमेंट दोनों साइड में. तो ये कौन से आइसोमर्स होंगे? Metamers. मेटामर्स. तो ध्यान रखना, सेकेंडरी अमाइन में, टर्सरी अमाइन में, ईथर में और एस्टर में मेटामर्स होती है. बहुत अच्छा. मैं इसे बोल रहा हूँ लेकिन याद करने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आगे बताऊंगा, एस्टर्स में बताऊंगा. अभी एस्टर्स के स्ट्रक्चर बनाने हैं, टर्सरी अमाइन के स्ट्रक्चर बनाने हैं, सेकेंडरी अमाइन बहुत बनाने हैं, तो याद तो कुछ करने की बात ही नहीं है. बट मैं एक वर्ड बोल दे रहा हूँ कि सेकेंडरी अमाइन, ईथर, टर्सरी अमाइन, एस्टर में मेटामर्स बनेंगे. चलो ये हो गया. अब देखो, अब आप खुद ही आइडिया लगा लेना. अभी देखना कि कितने सारे क्वेश्चन कंपटीशन में ऐसे आते हैं इंटीजर टाइप में. देखो अगर मैं ये आपसे पूछूं, जवाब देना सही बच्चे, इस मॉलिक्यूल में टोटल कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं? टेल मी. 7. वेरी गुड. देखो 4 एल्कोहल और 3 ईथर. अब आप खुद ही समझ जाओगे थोड़ी देर बाद कि ये नॉलेज जो हमको मिल रही है सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख करके कितनी इंपॉर्टेंट है. अब क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है टोटल कितने स्ट्रक्चर हैं, तो 7, 4 एल्कोहल, 3 ईथर. दूसरा क्वेश्चन, इस मॉलिक्यूल में टोटल एल्कोहल कितने हैं? 4. इस मॉलिक्यूल में ईथर कितने हैं? 4. इस मॉलिक्यूल में वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो जिनके बीच में पोजीशन आइसोमरिज्म है, सारे ड्रॉ करके एक बार चेक कर लो. अब इसमें ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बताओ इस मॉलिक्यूल में कितने स्ट्रक्चर ऐसे पॉसिबल हैं जिसमें कायल सेंटर है? क्या जवाब होगा? 1. अब आप समझ सकते हो कि एक छोटे मॉलिक्यूल में 3-4 क्वेश्चन अभी हो गए जबकि हमने स्टार्ट किया पढ़ना, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं इंटीजर टाइप में. अभी इसके आगे और लेता हूँ, देखना इसके बाद वाला क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग होगा. पहले बताओ इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में सारी बातें सब क्वेश्चन में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. पता है इसमें यह भी पूछ सकते हैं कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितने टाइप की स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पॉसिबल हैं. तो इसमें चेन आइसोमरिज्म थी, इसमें पोजीशन भी थी, इसमें फंक्शनल ग्रुप भी थी और इसमें मेटामर्स भी थी. क्या ईथर और अल्कोहल आपस में फंक्शनल ग्रुप नहीं थे? क्या ईथर और अल्कोहल आपस में फंक्शनल ग्रुप नहीं थे बच्चों? Yes, sir. Yes. अब बताओ ये नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सब कुछ बता सकें कि कौन से आइसोमेरिज्म है, कितने स्ट्रक्चर्स हैं, कितने ईथर हैं, कितने कायल सेंटर हैं. अगर इस तरह से आपको ऑर्गेनिक आ गई तो आप खुद ही समझ जाओगे कि सबसे चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है. चलो आगे आते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल में, C5H10 C5H12O. बताइए जरा बच्चों इस मॉलिक्यूल की DU क्या है? 0. वेरी गुड. तो फिर इस मॉलिक्यूल में क्या पॉसिबल होगा? Alcohol, ether. एल्कोहल ईथर. चलो अब बनाना है एल्कोहल. अब बार बार मैं पूरा ड्रॉ नहीं करूंगा, एल्कोहल बताना है तो एल्कोहल के लिए OH को बाहर निकालो. बताओ अंदर क्या बचा? C5H11 और C5H11 के कितने एल्काइल्स थे? 8. इसमें 8 एल्काइल्स हैं. लेकिन अभी ये समझ नहीं आया कि कायल सेंटर कितने आएंगे. बस एक बार बताना है, उसके बाद सभी जगह आप इसको अप्लाई कर लोगे. चलो इसके कायल सेंटर में अभी हम आते हैं. पहले आते हैं ईथर में. बताओ इसके ईथर कितने बनेंगे, क्योंकि ईथर पे इस पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है. हाउ मेनी ईथर्स आर पॉसिबल. तो देखो ध्यान देना, इसके बाद ईथर बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको. ऑक्सीजन लिखा मैंने, एक तरफ मिनिमम कार्बन का एल्काइल और एक तरफ कितने कार्बन बचे? 4. तो C4H9 हो गया बच्चों. किसको देखना है, छोटे वाले को या बड़े वाले को? बड़े वाले. हाँ. बड़े वाले को. बताओ इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ. बताओ इसके कितने एल्काइल बनते थे? 4. और जो 4 बनते थे उसमें देखो बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले इसको ड्रॉ किया. इसको मान लो कि थोड़ी देर के लिए OH है, या इसको मान लो कि थोड़ी देर के लिए कोई X ग्रुप है. तो मान लो थोड़ी देर के लिए ये X है, तो क्या इसके 4 नहीं बना पाओगे? आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल नहीं बना लोगे? N ब्यूटाइल. Yes, sir.
और Yes, sir. वेरी गुड। और इसके बाद जो चार आएंगे उन चारों में एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा जिसमें क्या प्रेजेंट होगा? chiral center. काया सेंटर। वो कौन सा वाला था? सेकेंडरी वाला, नहीं? Yes, sir. और देखो, एक बार बार एक चीज मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई फार्मूला नहीं सिखा रहा हूँ आपको। जो जो चीज़ थ्योरी से आती है ना, वो कभी गलत भी नहीं होती है। इन चीज़ों को निकालने के लिए इतने सारे टाइप के फार्मूले हैं ना कि आप फार्मूले याद करने रह जाओगे। अगर ऐसे समझोगे तो कोई फार्मूला नहीं चाहिए। अभी बन के चार इधर, अब इसको करते हैं रीअरेंज। चलो, इधर कार्बन को बढ़ा दो तो C2H5 हो गया। इधर क्या बचा? C3H C3H7। और C3H7 के कितने बनते थे स्ट्रक्चर? 2 दो। 2. वेरी गुड। और इसमें कोई काय सेंटर नहीं आता था। आप चेक कर लेना चाहे तो इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, X मान लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। N प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल बन जाएंगे। फिर रीअरेंज करो, तो यहाँ पे हो गया C3H7 और यहाँ पे हो गया C2H5। क्या रिपीट नहीं हो गया बच्चों? Yes, sir. वेरी गुड। तो टोटल ईथर कितने पॉसिबल हैं? 6 अब सोचो दिमाग से, इतने बड़े मॉलिक्यूलर फार्मूला को ना आपने ड्रॉ किया ना कुछ किया, लेकिन आंसर सारे निकाल दिए और बिना किसी फार्मूले को लगाए हुए। 6 ईथर और 8 एल्कोहल। अभी मैं 8 एल्कोहल ड्रॉ करूंगा, एक बार केवल ड्रॉ करूंगा। इसमें 6 ईथर हैं और 8 एल्कोहल पॉसिबल हैं। इस मॉलिक्यूल में टोटल 14 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। वो भी तब जब अभी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की केस नहीं ले रहा हूं। सोचो, इसमें 8 एल्कोहल और 6 ईथर पॉसिबल हैं। 6 ईथर में से एक ईथर ऐसा बनेगा जिसमें काय सेंटर होगा, लेकिन 8 एल्कोहल जो बनेंगे उसमें कितने काय सेंटर होंगे ये चेक करना है अभी। ठीक है। और फिर इसको बाद में हम क्या करेंगे? इसको अप्लाई करने लग जाएंगे सब मॉलिक्यूल में कि जब भी